इंक्रीज हो गया था, डिक्रीज हो गया था। हम होमवर्क दिए थे कि रीजन फॉर इंक्रीज या रीजन फॉर डिक्रीज लिख के आने के लिए। कहाँ दिए थे? क्लास में दिए थे, पिछला क्लास में जब हम पढ़ाए थे। हमको याद है कि आप लोग रीजन्स लिख के लाइएगा, इंक्रीज और डिक्रीज होने का रीजन्स। चलो वो याद नहीं है, तू तो सब क्लास में बैठता है। 5 को ऐसा 5 फैक्टर्स बताओ जिससे सप्लाई अफेक्ट होता है। बताओ 5 फैक्टर्स। लाओ तो डंडा छोटू वहां से, स्टील वाला। इहो में पढ़ेंगे, उहो में पढ़ेंगे, या 5 को फैक्टर याद नहीं है। दे 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 दे, दे ना, दे। बताओ 5 फैक्टर्स। खाली चोट्टा रील्स लाइक करेगा, रील्स लाइक करेगा खाली। लाइक बाय अनीश, लाइक बाय अनीश। अब 5 को फैक्टर याद नहीं है। बताओ तुम तो बहुत दिन बाद आए हो, तुमसे क्या पूछे आज हम। वही ना, तुम तो बहुत दिन बाद आए हो। अंश, 5 फैक्टर्स जिस सप्लाई इफेक्ट होता हो, कोई भी 5 फैक्टर्स बताओ। प्राइस ऑफ गुड एक्स और नंबर ऑफ फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स और गोल ऑफ द फॉर्म और टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी। बोल दिया। एक और बच गया जो तुम लोग छोड़ दिए, प्राइस ऑफ, हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इतना फैक्टर्स था जिससे आपका सप्लाई इफेक्ट होता था। ठीक, अब सप्लाई इंक्रीज कब होगा? जब नंबर ऑफ फॉर्म इंक्रीज हो जाए, जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, जब गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा दे, तब ना। जब प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तब ना सप्लाई इंक्रीज होगा। तो रीजन फॉर इंक्रीज में यही तो लिखना था भाई। तुम लोग ऐसे करता है, लिखता नहीं है, बताओ। और रीजन फॉर डिक्रीज में जब नंबर ऑफ फॉर्म कम हो जाए, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी बढ़ा दे, फैक्टर ऑफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो, तब ना सप्लाई घट जाएगा। तो इंक्रीज में ही सब बढ़ जाएगा, आउ का होगा खाली। चलो आज लिखो नया हेडिंग, नया हेडिंग लिखिएगा। डायग्राम आप लोग से ही बनवाएंगे अब हम। हेडिंग लिखिएगा, पहले लाइन छोड़ देना, रीजन फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज अगला क्लास में होना चाहिए सबके कॉपी में लिखा हुआ। आज हेडिंग लिखो, कलम निकालो, पेन निकालिए। एकदम रिवीजन करवा देंगे, एकदम रिवीजन करवाएंगे। हाँ तो हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं। एकदम एकदम स्टार्टिंग से, डिमांड इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी, स्टैटिस्टिक्स में भी पहुंच जाएगी सर। समझदार है। 1 तारीख को बोलेगा। चलो लिखो ना, छोड़ो ना। हाँ 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 लिखो। हेडिंग लिखिएगा इफेक्ट ऑफ, हेडिंग लिखिएगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। हेडिंग लिखिएगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। चलिए इसमें लिखिएगा सिचुएशन नंबर 1। हेडिंग लिख लिए, इसमें लिखना केस नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 1। लिखना सिचुएशन नंबर 1 या केस नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सिचुएशन नंबर 1 लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। चलो
अब एक हमको बात बताना, जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगा या सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा? वापस से सुनो, जब टेक्नोलॉजी में किसी भी टाइप का चेंजेस आएगा तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगा या सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा? शिफ्ट। केस नंबर 1 क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी। तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। तो डायग्राम कैसा बनेगा इसका? टेंशन नहीं लो, जितना छूटा है वो हम पीछे से बता देंगे क्लास में। ये था आपका इनिशियल सप्लाई कर्व। ठीक, जब भी सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है तो हम लोग क्या अजम्पशन मानते हैं कि प्राइस कांस्टेंट होगा, प्राइस में चेंजेस नहीं होता है। तो सेम प्राइस पे जब आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा तो आप सप्लाई क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो राइटवर्ड शिफ्ट। बना ये डायग्राम ये वाला। किसके यादों में खो गया है तुम? तब अनिश कन्वेंशन में आया था ना? अच्छा हाँ, तुम तो रैंप वॉक किया था, हम तो भूल ही गए थे। शैली तुम आई थी ना? खाना खाई थी ना? खा है। लिट्टी और मुर्गा खाने में मजा आया था। लिट्टी चोखा नहीं। ज्यादा नहीं खाए थे हम भी। हौस खाया है। हाँ हाँ, चिकन तो खेबे किए थे। खिला दिया जबरदस्ती, खिला दिया सब। ज़्यादा नहीं खाए थे, बस 2 बार पुलाव लिए थे और 8 या 10 पीस चिकन खाए थे। ज़्यादा नहीं खाए थे, बहुत कम खाए। खाना अच्छा था, टेस्टी था। सेम प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज हो गया जब आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आया। जो लोग बना लिए होंगे वो लोग केस नंबर 2 लिखेंगे। जो लोग डायग्राम बना लिए होंगे वो केस नंबर 2 लिखिएगा। विद द हेल्प ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, एकदम धीरे धीरे बना रहा है डायग्राम सब। विद द हेल्प ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जब आपके पास दादावाज का जमाना का टेक्नोलॉजी होगा तब सप्लाई घट जाएगा ना? सप्लाई घट जाएगा ना? सर आप नया टेक्नोलॉजी से फिर बाबा आदम टेक्नोलॉजी पे काहे जाएंगे? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कंपटीशन से आगे निकल जाएगा। अरे हम लोग अपना ना देखना है हमको सर। क्या? यहाँ पे आप बोले कि हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी पे गए तो हम लोग का शिफ्ट हुआ, राइट हुआ। हाँ, वापस से अगर न्यू पे मान लो ओल्ड पे आ जाएंगे तो वापस से। होता ही नहीं ना सर। अरे वापस से कोई वैसा मान लो कि जो लोग अभी भी ओल्डेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उनका सप्लाई तो कम रहेगा ना एज कंपेरिजन टू योर सप्लाई। सर अभी हम लोग इंडिविजुअल ग्राफ बना रहे हैं, आप कंपैरिजन करने लग रहे हैं। हाँ, तो इंडिविजुअल पे ही कंपैरिजन करेंगे ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? इंडिविजुअल प्रॉब्लम से। तो मेरा फर्म और तुम्हारा फर्म इंडिविजुअल ही है ना जी। इसमें जो कंपैरिजन की है एस और एस वाला वो भी मेरा ही है और वो तुम्हारा है। हाँ। अब अगर मान लो तुम वापस से बोलोगे कि यार नया टेक्नोलॉजी से बुझा किसी को रहा है नहीं, जा रहे हैं वापस से पुराना टेक्नोलॉजी पे, तो सप्लाई घटेगा नहीं तुम्हारा? घटेगा। कहाँ नहीं घटेगा? कहाँ नया टेक्नोलॉजी तुम 100 यूनिट बना रहे थे। घटेगा पर यह बहुत मतलब क्या बोले सर, कौन करता है? केस पढ़ना है 2 गो। हाँ, दादाजी का तो मस्त एकदम सैमसंग वाला टिप टिपिया फ़ोन चलाएंगे। दे दो स्मार्टफोन वहाँ।
करते रहेंगे टिप 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 पता चला अगला दिन जाके डिस्प्ले लगवा रहे हैं। हेडिंग लिखे विद द हेल्प ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। डायग्राम बनाओगे कि हम बनाए? कुछ नहीं करना है, सेम डायग्राम इधर राइटवर्ड शिफ्ट किए हैं, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, बस और कुछ नहीं करना है। सेम डायग्राम बनाना है आपको, बनाइए दे रहे हैं। एक्स वाई जीरो, ये आपका हो गया प्राइस और ये हो गया आपका क्वांटिटी। ये सप्लाई कर्व था, इनिशियल सप्लाई कर्व पी क्यू। जब सप्लाई घटा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्यू डैश, बस यही तो बनाना था, बैकवर्ड शिफ्ट। ऑरिजिन में सप्लाई कर्व को टच नहीं करिएगा, जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होगा सप्लाई कर्व, देता है किताब में भगवान जाने। कभी सप्लाई डिमांड जीरो होता है मार्केट में? पता नहीं देता है। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई नहीं, सीरियस बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई, नहीं तो वही गाना गाओगे मेरे तो। पढ़ो, जो पढ़ना है एटलीस्ट जिस फील्ड में आपको आगे जाना है उस फील्ड में पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत टफ हो गया है कंपटीशन भाई, इनफ, बहुत टफ। आज हम पेपर देख आए अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आज मेरा आज था, एग्ज़ाम स्टार्ट है 21 तारीख से, मेरा आज था, तो ठीक था पेपर, ठीक इन द सेंस क्या था, हाँ ठीक था। पैसेज पूछा था, एक पैसेज पूछा था, पैसेज तो उसको नहीं बोलेंगे हम 10 लाइन 15 लाइन का पैसेज था। अब वो पैसेज था कि मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स था सोचो, सोच लो। पैसेज में जनरली क्या पूछा जाता है, पैसेज में कुछ दे दिया 10 लाइन, उसके बेसिस पे थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पैसेज ऐसा था कि एक भी क्वेश्चन सारा मैथमेटिकल क्वेश्चन था पैसेज पे, फॉर्मूला वाला। जिसको फॉर्मूला नहीं आएगा उससे 10 में से एक सवाल नहीं बनता पैसेज का। हाँ हम बनाया, हमको आता था फॉर्मूला। बजट हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, 12th में बजट का ही पैसेज था, तो हमको फॉर्मूला याद था, लेकिन लेंदी क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी इन द सेंस ठीक था। आधा घंटा पहले ही बना दिया, जितना बना उतना बना। एक खासियत यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है नेट के पेपर में, तो एटलीस्ट जिस बंदे को जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, वो क्वेश्चन वो छोड़ के नहीं आते हैं। जय बजरंगबली। हाँ, क्यों नहीं मारेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, एकदम मारेंगे भाई जय बजरंगबली तो बस उसी में लक का खेला है। क्या जो नहीं आता है क्वेश्चन, वो पता है कि सिर्फ एक ही भर दो, जैसे में सी है तो पूरा सब में सी भर दो। नहीं, ऐसा वो सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखो, ऐसा कुछ नहीं है एमसीक्यू टिक मारने का ट्रिक कि सीए मार दो तो 10 में से 4 को 5 को 6 को सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत एमसीक्यू ऐसा होता है कि 10 को में से 8 को का ऑप्शन ए निकल जाए, तो और क्वेश्चन वैसा ही होता है कॉम्पिटिटिव पेपर का। 11-12 का पेपर नहीं दे रहे हो कि सीए ऑप्शन मार दे, बाद में कलम से ए भी बना दे, बी भी बना दे, डी भी बना दे, जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर है, तो वहाँ पे एमसीक्यू आप जज नहीं कर सकते हो कि इसका ऑप्शन क्या होगा। वहाँ पे राम भरोसे, जो क्वेश्चन नहीं आया वो क्वेश्चन पे राम भरोसे, जय बजरंगबली जय सिया राम करके ही आदमी टिक मारता है। तुक्का सही लगा तो लगा, 10 में से 5 को सही होगा ना जी, और नहीं हुआ, किस्मत खराब हुआ तो फिर। लेकिन लक भी ज़रूरी होता है,
बिना लक के इंसान कुछ कर नहीं पाता है। लक भी जरूरी है, लेकिन लक के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है भाई। बिना पढ़े कितना लक पे जाओगे। ये बजरंग बली आज पास करवा दीजिए, बजरंग बली बोलेंगे पूरा साल पढ़ा नहीं, चोटिया है, पास करवा दीजिए। इसीलिए पढ़ाई करो। कोई भी फील्ड में जाओगे, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम आपको बजट पढ़ा देंगे कि बजट में ये चीज़ आता है। जब कॉम्पिटेटिव पेपर दोगे ना, तो क्वेश्चन आएगा कि इस साल के बजट में किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा पास हुआ। हाँ एग्जैक्टली, आपको रिपोर्ट पढ़ना होगा, डेली रिपोर्ट, इकोनॉमिक टाइम्स, आरबीआई का रिपोर्ट जो भी होता है वो पढ़ना है। तो पढ़ाई लिखाई आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि हम किताब पढ़ के CUET में टॉप मार जाएंगे, नहीं। अगर जिनको भी 12th के बाद अच्छा यूनिवर्सिटी में जाना है, CUET का तैयारी करना है, और आप अगर ये चाहते हो कि हम एक 11-12 अच्छा खाली किताब से सवाल बना के CUET क्रैक कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। आपको 12th में पढ़ाया जाएगा कि बजट क्या होता है, बजट का कंपोनेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एग्जाम में पूछेगा कि 2024 में इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंडीशन क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन। तो पढ़ाई लिखाई करो छोटू, फकैती मारने से काम नहीं चलेगा। ठीक, चलो लिखो। उसके बाद लिखना अगला हेडिंग, इम्पैक्ट ऑफ, पूछो शैलवी, पूछो दीपाली, लाओ मस्त नंबर लाओ, लाओ नंबर 98%, 98%, 99%। सेवाम कॉमर्स में जाने के लिए, लेडी सेवाम कॉमर्स में जाने के लिए लाओ नंबर, तगड़ा लाओ। लिखिए दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। टू बी हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं, देखो आज के टाइम में क्या है ना कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे किसी को अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो हम जहाँ तक हम अपना जो एक्सपीरियंस किए हैं वो हम बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन में प्लीज़ ज़्यादा पैसा नहीं फेंकना आप लोग, कि मतलब जितना पैसा है ग्रेजुएशन करने में लगा दिए। आप कितना भी अच्छा से कॉलेज करो, कितना भी अच्छा कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अगर आपको सर्विस देना है अपना, अगर आपको नौकरी करना है, तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आज के डेट में चाहे आप दिल्ली में कमाओ चाहे आप पटना में कमाओ, 20-22 हज़ार रुपया से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। और इनफैक्ट दिल्ली में अगर आप रह के 25,000 रुपया महीना कमा रहे हो तो आप एकदम बेकार आदमी हो। टू बी ऑनेस्ट, 25,000 क्या कर लोगे दिल्ली में कमा के? कुछ बचेगा तुमको? कुछ नहीं बचेगा दिल्ली में। तो ग्रेजुएशन में ज़्यादा पैसा फेंकने का चीज़ नहीं है, पैसा बचाओ और पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से करो। जो भी MA करोगे, MBA करोगे, MCOM करोगे, कुछ भी करो, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से करो, क्योंकि जो प्लेसमेंट आपका मिलता है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज के बेसिस पे ही मिलता है। पटना में कहा नहीं कोई कॉलेज का 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख एनुअल पैकेज जाता है, क्यों IIM का ही पैकेज जाता है 60 लाख 70 लाख रुपया सालाना? क्यों नहीं बाकी पटना का कॉलेज आ जाओ, या फिर कोई भी अदर प्राइवेट कॉलेज का जाता है 70 लाख 80 लाख पैकेज, एनुअल पैकेज? रीजन यही है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो मायने नहीं रखता है कि आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो, आपके पास डिग्री होना चाहिए, इनफ है एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी के अंडर काम करना है, कोई भी कंपनी में काम करना है, या फिर सर्विस प्राइवेट सेक्टर में आना है, तो ग्रेजुएशन मायने नहीं रखता है छोटू, मायने रखता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कितना अच्छा कॉलेज से किए हो। तो अगर पैसा फेंकना है ना तो पैसा फेंको पोस्ट ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में पैसा फेंक के 20,000 रुपया कमाने से दिन नहीं जाता है, दिन गुजारा कुछ नहीं होगा। पैसा है तो पैसा रखो, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करोगे अच्छे कॉलेज से करना, तो पैकेज अच्छा मिलेगा, लाइफ स्टाइल बहुत सुधर जाएगा। नहीं तो पता चला ग्रेजुएशन में 6 लाख 7 लाख रुपया खर्चा कर दिए हैं, अब 20,000 के रुपया नौकरी कमा रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं। पटना में सेल्स के अलावा कुछ कामों नहीं मिलेगा, जाओ ना, 12 घंटा खटवाएगा, 15,000 रुपया देगा, क्या कर लोगे इसमें?
तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि समय ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। मेरा समय निकल गया ना, ऐसे ही निकल गया। 11 इंजॉय करेंगे, 12th इंजॉय करेंगे, ठीक है, इंजॉय करने का फेज है, हम भी इंजॉय किए थे। बट इंजॉयमेंट के साथ साथ आपका जो मेन गोल होता है ना, वो रखो। मेरा था हमको प्रोफेसर बनने का है, तो ठीक है, मेरे लिए डिग्री खाली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से ही कर लिए, नॉन अटेंडिंग। अगर हमको किसी के अंडर काम करना होता तो हम नॉन अटेंडिंग करते जयपुर से, कुछ मतलब ही नहीं बनता, कहीं प्लेसमेंट में जाते ही नहीं। लेकिन हमको प्लेसमेंट नहीं चाहिए था, हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो हमको खाली डिग्री से मतलब था, तो हम कहीं से डिग्री ले सकते हैं। तो जो भी करना है सोच समझ के करना, क्योंकि एक के बाद चांस मिलता है लाइफ में। चलिए लिखो इसमें केस नंबर 1। अब इसे के पास तो बहुत पैसा है तब का इसको सोचना है, एगो फॉर्च्यूनर निकालेगा, एगो रेंज रोवर निकालेगा, एगो ऑडी निकालेगा, सब चलवा देगा सड़क बनवा के। लिखिएगा इसमें केस नंबर 1, इसमें लिखो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, हेडिंग दे दिए। इसमें लिखिएगा केस नंबर 1, इंक्रीज इन टैक्स रेट, इंक्रीज इन टैक्स रेट। अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा, सप्लाई घट जाएगा। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ये वाला। हाँ बनाइए, ये वाला डायग्राम बनाइए। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा प्रोडक्शन पर टैक्स लगा देगी, प्रोड्यूसर्स उतना सप्लाई कम कर देगा। तो ये वाला डायग्राम बनाइएगा जो अभी सामने बोर्ड पे बना हुआ है। फ्रेंड थी मेरी एक, कॉलेज फ्रेंड ही थी, राजवी नाम था उसका, सॉरी है, था नहीं है। वो फर्स्ट टाइम में बीपीएससी क्रैक की, उसका रैंक आया था 19 फर्स्ट टाइम में। पढ़ने बहुत तेज थी, चलता फिरता गूगल थी, कुछ पूछो ना उसका आंसर मुंह पे होता था। अरे कहाँ से पढ़ती थी इतना, बहुत तेज थी, तैयार पढ़ने वाली थी। आई थी कॉलेज में, जेवीएस में इंटरव्यू दी थी, बोली थी कि हम 12th से ही बीपीएससी का तैयारी किए थे। तो 12th तैयारी की, 3 साल ग्रेजुएशन का तैयारी की और 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन का तैयारी की, मतलब वो लड़की 4 से 5 साल तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक की। वो भी रैंक आया 1 और 19। और सबसे बड़ा बात, जनरल कैटेगरी, सबसे बड़ा बात, नो रिजर्वेशन, जनरल कैटेगरी। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। तो केस नंबर 2 लिखना है इसमें, इंक्रीज इन सब्सिडी। तो टैक्स घटा दोगे तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और क्या। सब्सिडी वाला केस लिख लो, टैक्स तो समझिएगा। केस नंबर 2 लिखिएगा, इंक्रीज इन सब्सिडी। जब सब्सिडी बढ़ाती है तो सप्लाई बढ़ जाएगा, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट करना सप्लाई कर्व, इधर से ऐसे, ये वाला डायग्राम बना लो छोटू। राइटवर्ड शिफ्ट करना, जो पहला डायग्राम बनाए थे, इधर राइटवर्ड शिफ्ट। अच्छा था क्वेश्चन। अरे हम पेपर 1 पढ़ लेंगे ना तो आराम से नेट निकल जाएगा। पेपर 1 हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, टेंशन में आ जाओगे एक टाइम के बाद तुम भी, जब घर के लोग बोलेंगे कि एक टाइम के बाद कमाओ। अभी तो तुम लोग का एज, अभी तो तुम लोग का ज़िंदगी राजा महाराजा वाला है जी, जो डिमांड करते हो वो मिलता है। मतलब जहाँ तक पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ तक आपको ला के दे ही देते हैं। कहने का मतलब ये कि जहाँ तक आपके पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं, आप एक बार बोलोगे आपको वो सामान आके मिल जाता है। तो अभी तुम लोग का ज़िंदगी राजा महाराजा वाला है। आ जाओ 24 साल 25 साल के एज में, कुत्ता वाला ज़िंदगी हो जाएगा। लड़का हम लोग, टू बी ऑनेस्ट, एक टाइम के बाद मम्मी पापा भी कहेंगे कि कब तक बैठा के हम खिलाएं, कहिया कमाओगे, घर के बड़े बेटे हो, छोटा बेटा का पूरा एकेडमिक्स बाकी है, फीस कौन देगा उसका, बहुत चीज़ सुनने को मिलता है। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो
और हम लोग लकी हैं कि हम लोग बिहार में हैं। यहाँ का हम एक माइंडसेट आपको बताते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स का जो हम लोग, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, आपको पढ़ाई करने के लिए माँ बाप के पास जो भी वेल्थ है सब वेल्थ मम्मी पापा बेच देते हैं लोग बिहार में। अब जाओ ना आउटसाइड बिहार, ग्रेजुएट पास हो गया चल कमो, वो माइंडसेट होता है बाहर का। यहाँ का माइंडसेट बिहार का कम्प्लीटली अलग है। यहाँ के पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरा बाल बच्चा, मेरा बेटा को, मेरी बेटी को जितना पढ़ना है, जो उनके पास धन है, वेल्थ है, संपत्ति है, सब बेच देते हैं। खेत है, खेत बेच के बेटा को पढ़ाएं। यहाँ का माइंडसेट वो है। तो आप लोग लकी हो, मतलब आप लोग क्या, हम लोग लकी हैं कि पढ़ाई में हम लोगों का कंप्रोमाइज़ नहीं होता है पेरेंट्स के थ्रू। जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक पेरेंट्स पढ़ाते हैं। बाहर ये चीज़ नहीं है। आप ग्रेजुएट कर लिए, अब आप काम करिए और अपना पैसा कमाइए, और उससे अगर आपको हायर स्टडी करना है तो करो, है ना राजन? नहीं पता है ना हमको, बाहर का माइंडसेट ये है। और लेकिन बिहार का माइंडसेट, यहाँ के पेरेंट्स का माइंड, हाँ बस वही बात तो हम भी बोल रहे हैं ना, हम जानते हैं। तो आप लोग लकी हो कि आप लोग यहाँ हो। जहाँ तक पढ़ाई करना चाहोगे वहाँ तक आप लोगों के पेरेंट्स अफोर्ड करके पढ़ा देंगे। भले 2 टाइम का खाना पेरेंट्स नहीं खाएंगे, आपको पढ़ाई करवाएंगे। लिख लिया छोटू? जब सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ाती है तो सप्लाई कर्व आगे जाएगा, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो सप्लाई कर्व पीछे जाएगा। चलिए उसके बाद लिखिएगा, जब जीएसटी इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व पे क्या इंपैक्ट होगा? हाँ, और जब जीएसटी घटेगा तो सप्लाई कर्व। ठीक, उसके बाद लिखिएगा, वही जीएसटी टैक्स है ना, हाँ तो टैक्स वाला पार्ट है। हाँ एग्जाम में हम लिखवाए हैं यहाँ टैक्स, पूछ देंगे जीएसटी, इसीलिए एक बार अवेयर कर दिए कि दिमाग में रहे एटलीस्ट। सिलेबस भेज देंगे ना। आशीष सर बोले हैं 20 तारीख से परीक्षा लेने के लिए ना, 20 सितंबर टेस्ट इको का, अकाउंट्स का, बीएसटी का आपका टेस्ट होगा फ्रॉम 20 सितंबर। ठीक, तो अभी तक जितना पढ़ाया गया है अकाउंट्स, इको, बीएसटी, या जितना पढ़ाया जाएगा सब पढ़ लेना भाई। वो तो 19-20 कर लेंगे। चलिए उसके बाद लिखिएगा, इम्पैक्ट, अगला लिखो ना हेडिंग, अगला लिखो हेडिंग दीपाली, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए इसमें लिखिएगा केस नंबर 1, लास्ट लिखिए जल्दी जल्दी, छुट्टी दे देंगे उसके बाद। लिखिएगा केस नंबर 1, व्हेन प्राइसेस ऑफ, केस नंबर 1 लिखियो इसमें, व्हेन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, व्हेन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। कल से अगर लैंड महंगा हो जाएगा, लेबर महंगा हो जाएगा, कैपिटल महंगा होगा, तो इसका इम्पैक्ट सप्लाई पे क्या होगा? सप्लाई घट जाएगा। और जैसे ही सप्लाई घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनाइए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। खर्चा करने वाले का इनकम स्टेशनरी फेयर कॉपी है तुम्हारा? शैल भी एक कॉपी में सब, तो किसी में लिख लेते, आधा अकाउंट्स, आधा बीएसटी, आधा इको। आज तक भेजते रह गई। दोस्त कहाँ है तुम्हारी स्नेहा? तबीयत खराब है? क्या हो गया है? तो ऐसी तबीयत खराब हो गया बिना कुछ होए? सब बीमारी हमको क्या नहीं होता है, हम भी छुट्टी लेते हैं। क्या हो गया? लिख लिया? केस नंबर 2 लिखो,
जिनका डायग्राम बन गया होगा वो केस नंबर लास्ट लिखिए, सेकंड। व्हेन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, व्हेन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, when prices of factors of production decreases, जब लैंड लेबर कैपिटल सब सस्ता हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट कर लेना। इस वाले केस में डायग्राम आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इधर इस साइड राइटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट। बस यही बार का चैप्टर, उसके बाद तो माइक्रो यूं खत्म होगा, यूं देखते देखते पता चलेगा कि ला माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। हाँ यू बहुत छोटा चैप्टर है। अब एक चैप्टर मार्केट है, एक क्लास का कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, रेवेन्यू है, सब छोटा छोटा चैप्टर है। एक वो है लंबा मार्केट इक्विलिब्रियम, देख लेंगे उससे। जल्दी जल्दी बनाइए, राइटवर्ड शिफ्ट करिए सप्लाई कर्व। अगला क्लास में लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे, आएंगे स्टैटिस्टिक्स में भी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत कुछ है नहीं, 2 गो फॉर्मूला है, 5 गो डायग्राम है, एक क्लास का खेला है। इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा इलास्टिसिटी। और प्लीज़ हम बता रहे हैं जब हम मार्केट स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट आप लोग डिमांड और सप्लाई पढ़ के आइएगा, क्योंकि मार्केट में 21 डायग्राम है, 21 डायग्राम, और 21 डायग्राम आपका सब डिमांड और सप्लाई का ही है डायग्राम। तो आपको डायग्राम याद होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। बाकी जिनका बच गया है सप्लाई, मैसेज डाल देंगे ग्रुप में किसी दिन बैकअप क्लास, आके पढ़ लेना, देख लेंगे हम, एडजस्ट कर लेंगे। हमको भी आजकल क्लास का उतना देख लेंगे। जिनका भी छूटा है पीछे का बता देंगे, किस दिन पीछे का पढ़ाएंगे, बैकअप क्लास आ जाइएगा उस दिन। अब बैकअप में नहीं आइएगा तो दोबारा नहीं बताएंगे आप, इसीलिए बैकअप क्लास में आ जाइएगा। जिनको भी डाउट है या जो नहीं पढ़े हैं वो लोग आ जाइएगा बैकअप क्लास में। तुम भी आएगा? ठीक, डन। Yeah.